गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग के भाग 2 में। हमने कल वाले लेक्चर के अंदर देखा कि कैसे SISD, SIMD, MISD, MIMD जो भी पाइपलाइन है इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे प्रोसेसर को पैरेलल काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके बचा हुआ है पैरेलल प्रोसेसर और वेक्टर प्रोसेसर, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होता है। वेक्टर प्रोसेसिंग परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द लार्ज एरे ऑफ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो वेक्टर प्रोसेसर अपने किस लिए काम आता है कि जब भी हम इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं अर्थमेटिक, तो एक लार्ज एरे के ऊपर काम में लिया जाता है। तो इसके लिए हम वेक्टर प्रोसेसर काम में लेते हैं। एक तो हम होता है कि 1 बाय 1 एक डेटा के ऊपर काम में ले, और यहाँ पे हम पूरे लार्ज एरे के ऊपर काम में लेते हैं। वेक्टर प्रोसेसिंग अवॉइड द ओवरहेड ऑफ द लूप कंट्रोल मैकेनिज्म दैट ओकर इन जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर में हम लोगों ने देखा है कि जैसे हमें कोई 1 बाय 1 हम यूजर से 4 लूप लगा के इनपुट लेते हैं और 1 बाय 1 उसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे अपन लूप ना लगा के यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करते हैं अरे के अंदर स्टोर डेटा के ऊपर। वेक्टर प्रोसेसिंग ऑपरेट ऑन द एंटायर एरे इन जस्ट वन ऑपरेशन। इट ऑपरेट ऑन एलिमेंट ऑफ एरे इन द पैरेलल। तो ये क्या करता है कि जैसे आपके एरे के अंदर 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट पे एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जबकि हम लूप के अंदर बात करें तो हम लूप में क्या करते हैं, I++ करते हुए पहले फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे पॉइंट करते हैं। जबकि यहाँ पे अपन क्या करते हैं एक साथ पूरे एरे के डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वेक्टर प्रोसेसिंग पॉसिबल ओनली इफ द ऑपरेशन परफॉर्म इन पैरेलल आर इंडिपेंडेंट। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब अपन लोग क्या करेंगे कि जो भी डेटा अपना स्टोर है एरे के अंदर वो एक दूसरे पे आपस में डिपेंडेंट ना ही हो। मतलब एक का इनपुट बी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऑपरेटिंग ऑन मल्टीपल डेटा इन जस्ट वन इंस्ट्रक्शन इज आल्सो कॉल्ड SIMD। तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा का एक टाइप है जिसको हम वेक्टर इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। मतलब आपका इंस्ट्रक्शन एक होगा और डेटा आपका मल्टीपल होगा, क्योंकि एरे के अंदर पूरा डेटा क्या होता है, मल्टीपल डेटा होता है, और इंस्ट्रक्शन आपका एक ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल प्रोसेसिंग और वेक्टर प्रोसेसिंग में डिफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पे लूप चलाया, 10 इटरेशन तक करवाया, रीड की है I की वैल्यू, फिर फैच की है, उसके बाद में ऐड AI + BI को किया है, स्टोर CI, मतलब 2 एरो को आपने जोड़ा है और जोड़ने के बाद में उसकी वैल्यू C के अंदर एरो स्टोर कराइए। लेकिन ये ऑपरेशन आपका 1 बाय 1 होगा। जबकि वेक्टर प्रोसेसिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, फेच द ऑल एलिमेंट ऑफ ए के पूरे एलिमेंट को अपन फेच करेंगे, फेच द ऑल एलिमेंट ऑफ बी के पूरे एलिमेंट को फेच करेंगे और एक साथ दोनों को जोड़ देंगे और रिजल्ट आप C में स्टोर करा देंगे। मीन्स एक साथ, जहाँ जैसे मेरे को एक ऐड अरे के एक एलिमेंट के ऐड इंस्ट्रक्शन को करने में 2 मिनट लगते हैं, तो 10 एलिमेंट के लिए यहाँ पे 20 मिनट लगेगी। जबकि हम वेक्टर प्रोसेसिंग में बात करें तो वेक्टर प्रोसेसिंग में केवल आपको 2 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक देखें अपन वेक्टर प्रोसेसिंग, ईच एलिमेंट तो वेक्टर ओपन इज स्केलर क्वांटिटी विच कैन बी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसमें जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो या तो इंटीजर होंगे या आपके फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। V इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर ऑपरेंड्स एंड S रिप्रेजेंट द स्केलर ऑपरेंड। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, S आपका स्केलर होगा और V आपका वेक्टर होगा। इन द फिगर Q1 Q आर द यूनरी ऑपरेशन एंड Q3 Q4 आर द बाइनरी ऑपरेशन। Q1 और Q2 आपका यूनरी ऑपरेशन है और Q3 और Q4 आपके बाइनरी ऑपरेशन है। पहले आपने V के ऊपर परफॉर्म किया Q1 को, V आपका आउटपुट आ गया। Q2 V पे किया तो स्केलर क्वांटिटी S आ गई। Q3 के अंदर आपने V मल्टीप्लाई V किया, मतलब V को V से मल्टीप्लाई किया है, और Q4 में आपको V को S से मल्टीप्लाई किया है। वेक्टर में इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशन कोड इंडिकेट द ऑपरेशन दैट हैज टू परफॉर्म इन द गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसे आपको कौन सा ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करना है ये आपके वेक्टर के अंदर आएगा। जैसे मेरे को एडिशन करना है तो एडिशन यहाँ पे ऑपरेशन कोड कहलाएगा। इसके अलावा इट डिसाइड द फंक्शन यूनिट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑपरेशन और रिकॉन्फिगरेशन द मल्टी फंक्शन यूनिट। इसके बाद हम बात करते हैं बेस एड्रेस की। बेस एड्रेस फील्ड रेफर टू द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द ऑपरेशन आर टू बी फेच्ड और वेयर द रिजल्ट हैज टू बी स्टोर्ड। तो जहाँ से भी आपके मेमोरी लोकेशन से डेटा को आप ऑपरेंड को ले रहे हो और जहाँ पे जाके उसको स्टोर कर रहे हो, ये आपके बेस एड्रेस कहलाएंगे। एड्रेस इंक्रीमेंट ए वेक्टर ऑपरेंड एज सर्वल डेटा एलिमेंट एंड एड्रेस इंक्रीमेंट इज बाय द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट द ऑपरेंड। इसके अलावा आपका एड्रेस ऑफसेट होगा। एड्रेस ऑफसेट में क्या होगा कि आपका जो बेस एड्रेस है उसको स्पेसिफाई किया जाएगा। इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस भी कहलाया जाता है इसको। वेक्टर लेंथ क्या होगी, वेक्टर लेंथ इज बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट इन वेक्टर ऑपरेंड। जैसे आपके एरे के अंदर 10 एलिमेंट है तो वेक्टर लेंथ यहाँ पे आपकी 10 हो जाएगी।
तो इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। इन वेक्टर प्रोसेसिंग वी कम अक्रॉस टू ऑलरेडी सेटअप टाइम एंड फ्लैशिंग टाइम। तो आपके दो ओवरहेड होते हैं यहाँ पे, मतलब दो चीज़ें जहाँ पे आपका टाइम लग सकता है, एक तो सेटअप टाइम और दूसरा फ्लशिंग टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड टू रूट द वेक्टर ऑपरेंड टू द फंक्शन यूनिट इज कॉल्ड सेटअप पॉइंट। जब भी आपको, जैसे आपने 10 एलिमेंट का एरे को आपको इनपुट देना है, तो उस एलिमेंट को वहाँ पे सेट करना, यह आपका सेटअप टाइम कहलाता है। फ्लशिंग टाइम क्या होगा? फ्लशिंग टाइम इज ए टाइम ड्यूरेशन दैट ए वेक्टर इंस्ट्रक्शन टेक राइट फ्रॉम इज डिकोडिंग अंटिल इज फर्स्ट रिजल्ट आउट फ्रॉम द पाइपलाइन। तो आपका फ्लशिंग टाइम होगा जब तक आप पहला एलिमेंट उसके अंदर डालोगे, तो जो पहला एलिमेंट डालोगे उसमें जो टाइम लगेगा वो आपका फ्लशिंग टाइम कहलाएगा। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव द वेक्टर इंस्ट्रक्शन। वी कैन इम्प्रूव द वेक्टर इंस्ट्रक्शन बाय रिड्यूसिंग द मेमोरी एक्सेस एंड मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो वेक्टर के इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? मेमोरी एक्सेस को रिड्यूस कर देंगे और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज कर देंगे। इंटीग्रेट द स्केलर इंस्ट्रक्शन। द स्केलर इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेम टाइप मस्ट बी इंटीग्रेट एज ए बैच। तो जो भी आपके बीच स्केलर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, जो आपका मीडियन वैल्यू जो आएगी वो आपका स्केलर हो जाएगी, एज इट विल रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ रीड कम्युनिटी पाइपलाइन अगेन एंड अगेन। तीसरा आपका एल्गोरिथम है। चूज द एल्गोरिथम दैट वुड वर्क फास्ट फॉर वेक्टर पाइपलाइन प्रोसेसिंग। जो एल्गोरिथम आपका स्पीड से काम करे वो हमें यहाँ पे यूज में लेना है। वेक्टराइजिंग कंपाइलर। ए वेक्टराइजिंग कंपाइलर मस्ट रीजनरेट द पैरेललिज्म बाय यूजिंग द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको जो यहाँ पे लैंग्वेज काम में लेनी है, तो वो आपको हाई लेवल लैंग्वेज काम में लेनी है, जिससे उसका कंपाइलर भी आपका हाई लेवल का होगा। इन एडवांस प्रोग्रामिंग द 4 स्टेज आर आइडेंटिफाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ द पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म के यहाँ पे टोटल 4 स्टेप होती है। पैरेलल एल्गोरिथम, हाई लेवल लैंग्वेज, इफिशिएंट ऑब्जेक्ट कोड और टारगेट मशीन कोड। वेक्टर प्रोसेसर के बाद में जो अगला टॉपिक है आपका पैरेलल प्रोसेसर। पैरेलल प्रोसेसिंग हैज बीन डेवलप एज एन इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न कंप्यूटर टू मीट द डिमांड ऑफ हाई परफॉर्मेंस, लोअर कॉस्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट इन द रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो जो पैरेलल प्रोसेसिंग वही होगी जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम हाई परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं, लोअर कॉस्ट और एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो इसका जो सबसे मेन एग्जाम्पल्स काम में लिया जाता है वो है PRAM, पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन। ये आपको एग्जाम में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PRAM क्या होता है। एन प्रोसेसर PRAM एज एन शेयर्ड मेमोरी यूनिट। तो जो एन प्रोसेसर की जो PRAM मशीन होगी आपकी शेयर्ड मेमोरी यूनिट रखेगी। दिस शेयर्ड मेमोरी कैन बी सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूट अमंग द प्रोसेस। तो ये या तो एक ही सिस्टम के पास रहेगी या फिर आपके अलग अलग सिस्टम के पास रहेगी। तो इसमें 2 ऑपरेशन आपके मेनली परफॉर्म होते हैं। एक्सक्लूसिव रीड। इन दिस मेथड ईच साइकिल ओनली वन प्रोसेसर इज अलाउड रीड फ्रॉम एनी मेमोरी लोकेशन। तो अब जब हम देखेंगे कि जैसे आपने यहाँ पे सेंट्रलाइज मेमोरी कर रखी है और आपके पास 10 प्रोसेसर है, तो जब भी कोई प्रोसेसर, तो हम एक ही प्रोसेसर को यहाँ पे केवल परमिशन देंगे कि वो रीड ऑपरेशन मेमोरी से परफॉर्म करे। एक्सक्लूसिव राइट। इन दिस मेथड एटलीस्ट वन प्रोसेसर अलाउड टू राइट इनटू मेमोरी लोकेशन ए टाइम। तो यहाँ पे राइट के लिए भी अपन ये करेंगे कि एक ही प्रोसेसर को यहाँ पे अलाउ करेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी और डेटा कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके रखना होगा, इसलिए ये चीज़ हम लोग काम में लेते हैं। इसके बाद में कॉनकरेंट रीड। इट अलाउ मल्टीपल प्रोसेसर टू रीड द सेम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम मेमोरी लोकेशन इन द सेम साइकिल। तो सेम साइकिल के अंदर अगर आपके पास 5 प्रोसेसर है और पांचों प्रोसेसर किसी मेमोरी की वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, तो ये आपका कॉनकरेंट रीड कहलाता है। कॉनकरेंट रीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉनकरेंट राइट की, मीन्स मैं कोई वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, तो एक साथ जैसे मैंने किसी मेमोरी के अंदर एक की वैल्यू 5 रीड की, 5 प्रोसेसर है, 5 प्रोसेसर ने मिलकर 5 की वैल्यू को +1 किया, तो हो सकता है कि वैल्यू 6 हो रह जाए, 7 रह जाए या 8 रह जाए, लेकिन फाइनली वैल्यू आपकी 10 हो जानी चाहिए, लेकिन 10 वैल्यू कई बार नहीं रहती। इट अलाउ साइमल्टेनियसली राइट ऑपरेशन टू द सेम मेमोरी लोकेशन टू अवॉइड राइट कंप्लीट सम पॉलिसीज आर सेटअप। तो इसके लिए अपन लोग कई सारी पॉलिसीज यूज लेते हैं, जैसे हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर पढ़ा है, राइट बैक होती है यहाँ पे, इसके अलावा आपकी डिफर्ड इमीडिएट, ये कई सारी पॉलिसीज हैं जो यहाँ पे हम लोग काम में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।